स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने लगे हैं इसमें फंक्शंस को, और फंक्शंस को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। आप रिकॉल कर लें कि फंक्शन की डेफिनेशन करने से पहले आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बाइनरी रिलेशंस का पता होना चाहिए। तो आपने करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बाइनरी रिलेशन को एक दफ़ा रिवाइज कर लें। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी था जो आपने किया हुआ है, और बाइनरी रिलेशन क्या था, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट ले लें तो उसको हम बाइनरी रिलेशन या सिंपल रिलेशन कहते हैं, राइट। अब जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो आप याद रखें कि रिलेशन यानी बाइनरी रिलेशन जो है वहीं से फंक्शन बनता है। यानी फंक्शन बनने के लिए पहले बाइनरी रिलेशन होना ज़रूरी है, और बाइनरी रिलेशन का मतलब ये है कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का होना भी ज़रूरी है। और जब फंक्शन बनेगा कोई भी बाइनरी रिलेशन तो उसमें क्या कंडीशंस होंगी, अभी हम वही डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स में देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि f is a subset of a क्रॉस b। वैसे b क्रॉस a भी हो सकता है, लेकिन हम जनरली इसको a क्रॉस b के साथ लिख रहे हैं। तो फंक्शन होने की सबसे पहली बात है कि f जो है वो सबसेट होना चाहिए a क्रॉस b का। और जब मैं कह रहा हूं कि वो सबसेट होना चाहिए a क्रॉस b का, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो बाइनरी रिलेशन होना चाहिए असल में। दूसरा पॉइंट इसमें हम लिखते हैं कि डोमेन, आप जानते हैं डोमेन ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट का सेट है उसको हम रेंज कहते हैं। तो डोमेन के बारे में आप देखें, सेकंड कंडीशन है कि डोमेन एफ की जो है वो इक्वल होनी चाहिए फर्स्ट सेट के इक्वल होनी चाहिए। अब जैसे अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें तो फर्स्ट सेट ए है, लेकिन याद रखें अगर यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए होगा तो फिर फर्स्ट सेट बी बनेगा। तो इसलिए मैं फर्स्ट सेट कह रहा हूँ कि डोमेन जो है वो फर्स्ट सेट के इक्वल होनी चाहिए, राइट। और थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज जो आप पढ़ते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो पेयर्स या ऑर्डर्ड पेयर्स आप कह लें, नो पेयर्स शुड बी सेम। अब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो पेयर्स, नो टू पेयर्स कर लें, शुड बी सेम, ये सेम नहीं होने चाहिए। तो ये तीन सिचुएशंस हैं, तीन कंडीशन हैं जो एक रिलेशन को फंक्शन बनाती हैं। और रिलेशन कहाँ से आता है मैं बार बार बता रहा हूँ, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आता है, राइट। अब जब तीनों सिचुएशंस पूरी हो गई हैं तो फिर ये फंक्शन बनेगा। और अब हम इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस को, ठीक है। आप पढ़ चुके हुए टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर, फॉर इंस्टेंस वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज इनटू फंक्शन। अब स्टूडेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर द फर्स्ट वन इज इनटू फंक्शन। हम कंडीशंस को डिस्कस करेंगे सिर्फ। अब इनटू फंक्शन किसे कहते हैं, आप देखा करें उसकी रेंज के एलिमेंट्स को, ठीक है जी। तो इनटू फंक्शन में हम कहते हैं कि अगर रेंज है फंक्शन की वो सबसेट हो सेकंड सेट बी का, बी हमने सेकंड सेट लिया हुआ है, तो अगर रेंज ऑफ सबसेट है बी का और प्रॉपर सबसेट, ये साइन आप देख रहे हैं, ये मैंने प्रॉपर सबसेट का यूज किया। प्रॉपर सबसेट हम पहले पढ़ चुके हुए हैं कि रेंज के सारे एलिमेंट जो है वो बी में होने चाहिए, लेकिन बी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो रेंज के सेट में नहीं होगा, तो प्रॉपर सबसेट है, टू कट इट शॉर्ट, ठीक है। तो इनटू फंक्शन की आपने ये कंडीशन याद रखनी। इसके बाद आपने पढ़ा हुआ है ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी कहते हैं, तो आप इसको नोट कर लें, इसके दूसरे नाम को सर्जेक्टिव। और इसमें कंडीशन ये होती है कि रेंज जो है वो एक्चुअली इक्वल होगी सेकंड सेट के, सेकंड सेट यहाँ बी है तो सेकंड सेट के इक्वल होगी, ठीक है जी। को डोमेन भी कहते हैं इसको, को डोमेन के। इसके बाद आपने पढ़ा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव की जो कंडीशन है दैट इज वेरी इजी, आपने पढ़ रखी है। एक तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए वन वन होना चाहिए, फंक्शन वन वन हो, और वन वन आप जानते ही हैं वन वन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, यानी इंजेक्टिव होना चाहिए वन वन, ठीक है। और वन वन का मतलब कि मैपिंग जब आप देख रहे हैं तो फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकंड सेट में
जिस एलिमेंट को मैप कर रहा है कोई और एलिमेंट उसको मैप नहीं कर रहा, तो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बन रही है। तो 1-1 होना चाहिए, 1-1 के साथ एंड ऑन टू भी होना चाहिए। तो 1-1 के साथ जब ऑन टू होगा तो फिर हम इसे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये टाइप्स ऑफ फंक्शन है, इनको जरूर याद रखें, इनके ऊपर भी अक्सर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। लाइक मैं कहता हूं कि इफ हमारे पास एक रिलेशन है लाइक दिस 1 3 2 5 3 and 4 and suppose x and 6, अगर आपके पास एक रिलेशन है far is equal to this, then for what value of x it can be a function। स्टेटमेंट आपको समझ आ गई कि आर मैंने यहां पर रिलेशन लिखा हुआ है, देन व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताया, एक्स यहां लिखा हुआ है, इट कैन रिप्रेजेंट अ फंक्शन, इट कैन बी अ फंक्शन। तो एक्स की कौन सी वैल्यू हो सकती है, ऑप्शंस में आ जाए तो ऑप्शन में क्या एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, क्या एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, क्या 2 हो सकती है, या एक्स की वैल्यू 5 हो सकती है। अब आप देखें, अगर आप अल्फा ऑप्शन के मुताबिक एक्स को यहाँ 1 रखें तो 1 और 1 ये आपस में सेम हो जाएंगे। तो हमने थर्ड कंडीशन वहाँ लिखी हुई कि फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, तो कंडीशन वायलेट हो जाएगी, फिर ये फंक्शन नहीं बनेगा। हम इसको फंक्शन देखना चाहते हैं। बीटा में 3, अगर आप 3 यहाँ पुट करेंगे ये एलिमेंट फर्स्ट सेम हो जाएंगे। डेल्टा में 2 है, 2 रखेंगे ये सेम हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली चार्ली में इनफैक्ट 2 लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली आप देखें कि डेल्टा में 5, अगर आप 5 यहाँ रखते हैं तो फिर 5 किसी भी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच नहीं करता। तो पॉसिबली अगर आप x को 5 रखेंगे तो फिर ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन जिसमें आपने उस फंक्शन की कंडीशन को चेक किया है। इसके बाद आप देखें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम किसी भी फंक्शन के इन्वर्स को डिस्कस कर लेते हैं। और इन्वर्स आप जानते हैं कि डोमेन और रेंज को जब आप इंटरचेंज करते हैं तो वो इन्वर्स बन जाता है। डोमेन को रेंज बना दे, रेंज को डोमेन बना दे तो वो इन्वर्स बन जाता है। ठीक है जी। अब आप देखेंगे इस फॉर्म में द इन्वर्स ऑफ, आपके पास एक रिलेशन लिख रहा हूं, द इन्वर्स ऑफ r इज इक्वल्स टू एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट y is equal to 4ax, x is greater than equal to 0 is। अब इसको केयरफुली देखें, हमने इसका इनवर्स लिखना है बेसिकली। ठीक है जी। अब आप ऑप्शंस पर आ जाएं। अल्फा ऑप्शन वी आर हैविंग लाइक x y such that x square is equal to 4ay and x is greater than equal to 0। बीटा ऑप्शन में आप देखिएगा yx such that x square is equal to 4ay, y greater than equal to 0। चार्ली ऑप्शन में हम कहते हैं कि yx such that x square is equal to 4ay and x is greater than 0। and delta option we are having xy such that x square is equal to 4ay and y is greater than equal to 0। अब आप देखेंगे इसमें से आपने चूज करना है कि इसका इन्वर्स कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पर लिखी हुई है, ये दरअसल डिफाइनिंग इक्वेशन है। तो जब आप इस फॉर्म इन्वर्स बनाना चाहें तो जो डिफाइनिंग इक्वेशन होती है उसमें आपने y और x को इंटरचेंज करना है। y की जगह पर आपने x लिखना है और x जगह पर आपने y लिखना होता है, तो इन्वर्स है। दूसरी बात, अगर यहाँ कोई कॉन्स्टेंट हो तो इस कॉन्स्टेंट को भी चेंज करें। जो कंडीशन आपको दी हुई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप इसको करेंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इन्वर्स के अंदर हमने x और y को इंटरचेंज करना है। और लास्ट पॉइंट आप ये याद रखें कि जो ऑर्डर्ड पेयर है x y, इनको नहीं छेड़ना आपने। ऑर्डर्ड पेयर बिल्कुल हमेशा इसी सीक्वेंस में रहेगा। अगर आप एक्स वाई को वाई एक्स लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इनवर्स लिखते वक्त भी एक्स और वाई ही रहेंगे। अब इन चीज़ों को ऑप्शंस में देख लें तो डेल्टा ऑप्शन देखें, एक्स वाई सच दैट यहाँ वाई को एक्स से रिप्लेस किया हुआ है, एक्स को वाई से रिप्लेस किया हुआ है, और उसके बाद जो कांस्टेंट था ये वाला, इसको भी हमने चेंज कर दिया हुआ है। तो ओवरऑल वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो डेल्टा ऑप्शन में फुलफिल हो रही हैं। इसके अलावा आप किसी और ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो वो फिर इन तमाम कंडीशंस को फुलफिल नहीं करा एंड दैट वुड गोज रॉन्ग। तो केयरफुली आप इसे करना। इसके अलावा अगर आपको किसी भी रिलेशन का या फंक्शन इन्वर्स बताना है
और आपको ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइनिंग इक्वेशन लिखी हुई है, अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं तो ऑर्डर्ड पेयर्स का इन्वर्स निकालना आसान है। उसमें सिर्फ आपने ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट का सीक्वेंस चेंज करना होता है, डोमेन को रेंज और रेंज को आपने डोमेन बनाना है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको फंक्शंस में से, टाइप ऑफ फंक्शंस में से बता दी हैं, और इनको आप ज़रूर याद रखें, दीज आर इम्पॉर्टेंट, और इनके ऊपर, इन कंडीशंस के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन जाहिर है इसके ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बाइनरी ऑपरेशंस को। अब बाइनरी ऑपरेशन इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में भी जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो उन प्रॉपर्टीज के अंदर भी हमने कुछ इस तरह की डिस्कशन की थी। सो बाइनरी ऑपरेशन जिसको यूजुअली यहाँ पर कुछ इस तरह के सिंबल स्टार के साथ रिप्रेजेंट हम करते हैं। बेसिक इट्स अ फंक्शन, ये एक फंक्शन होता है जो कि जी क्रॉस जी से टूवर्ड्स जी होता है, और सिंपली आप इसको यूँ समझते हैं कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किसी भी सेट पे होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब क्लोजर प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ चुके हुए हैं। अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, या दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या डिवाइड कर रहे हैं, जो भी आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, उससे जो आंसर आ रहा है वो आंसर उसी सेट में जा रहा है। सो दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। और जब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन जो है वो उस सेट पे होल्ड करता है। सो लेट्स डिस्कस इन एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल मैं नेचुरल नंबर्स की बात करता हूँ। अब नेचुरल नंबर पे आप बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन को अगर डिस्कस करें तो देखिए, आप किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। तो इसका मतलब कि नेचुरल नंबर्स पे एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, राइट, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर। इसी तरीके से अगर आप मल्टीप्लिकेशन में देखें तो किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर है वो नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स, या आप यूं कह लें कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्शन में जाएंगे, नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे, दिस इज वेरी इजी, कि जरूरी नहीं है आप नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर नेचुरल नंबर है। मिसाल के तौर पे 1 एक नेचुरल नंबर है, तो 1 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। या आप 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर -1 आएगा, और -1 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है नेचुरल नंबर्स के ऊपर। अगर आप डिवीजन को देखना चाहते हैं तो डिवीजन को भी स्ट्रेट अवे आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप दो नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर नेचुरल नंबर नहीं आएगा। जैसे आप 1 को 2 पे डिवाइड कर लें तो 1/2 आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। फ्रैक्शन तो नेचुरल नंबर्स में होते ही नहीं है, तो इसका मतलब कि डिवीजन भी इसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो सिंपल इज दैट कि जब हम इसको चेक करने जा रहे हैं तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करने जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि वो सेट क्लोज्ड है या नहीं है उस ऑपरेशन के अंदर। जैसे मैंने आपको बता दिया कि नेचुरल नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। अब आपने प्रैक्टिस ये करनी कि आपने बाकी सारे जो सेट्स हैं उनको भी देखने। जैसे आप होल नंबर्स की बात करें तो अगेन होल नंबर एडिशन के अंदर देखें, आप दो होल नंबर्स को ऐड करें, आंसर होल नंबर ही आएगा। होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर होल नंबर ही आएगा। तो होल नंबर्स में भी ये दोनों ऑपरेशंस जो हैं वो वैलिड हैं, यानी इस पे क्लोज्ड है। अब यूजुअली हम क्या करते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को ही चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आइडियल बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। तो बाकी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में भी किया जा सकता है, लेकिन फोकस हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे है। इस तरह आप इसकी लिस्ट बना लें, आप इंटीजर्स को भी देख लें। अब सेट ऑफ इंटीजर एडिशन में भी क्लोज्ड हैं और मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज। जो टिक जो मैं लगा रहा हूँ, इन टिक को आप देखें, टिक का मतलब कि ये प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहे हैं। फिर इसमें आप ये देखें, ऑड नंबर्स की मैं बात करता हूँ। फॉर इंस्टेंस अब ऑड नंबर्स हैं, ओ लिखा है मैंने ऑड नंबर्स के लिए। अब ऑड नंबर्स एडिशन में क्लोज्ड नहीं है। क्यों नहीं है? आप दो ऑड नंबर्स को प्लस करके देखें कि आंसर ऑड नंबर आ रहा है। अगर आप ऑड नंबर्स को ऐड करें, लाइक 1 एक ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, 1 + 3 करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 4। क्या 4 एक ऑड नंबर है? नहीं, 4 इवन नंबर है। तो याद रखें, ऑड नंबर जो है वो एडिशन में क्लोज नहीं होते। ये मैंने क्रॉस लगाया हुआ है कि ये इसमें क्लोज नहीं है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब आप देखेंगे दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर ऑड नंबर ही आता है। 1 है, 3 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा।
3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, तो ऑड नंबर आएंगे। तो टिक जो आप देख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड हैं, ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स इसी तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, और यूजुअली क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, या सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स एंड अप टू सो ऑन। ठीक है जी, ये बुक पे भी हैं आपके 2.7 से पहले एग्जांपल्स भी आपको दिए हुए हैं। फिर आप इसमें जरूर इसको नोट करेंगे, दो सेट ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, अक्सर एंटीटेस्ट में पूछे जाते हैं, और वो ये है, एक तो ये सेट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसको याद रखें, ये मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है, लेकिन एक बात जो बुक पे नहीं लिखी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने याद रखना है, वो ये कि ये डिवीजन में भी क्लोज्ड है। ये सेट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में क्लोज होता है, टिक लगा रहा हूँ। इसी तरीके से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एंड दैट इज प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। तो बुक ने बताया हुआ, बुक एग्जाम्पल में है कि ये जो सेट आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो बात बुक पे नहीं मेंशन है वो ये कि ये डिवीजन में भी क्लोज्ड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको आप ज़रूर याद रख लें। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सेट हैं, ये अक्सर टेस्ट में पूछे जाते होते हैं। ठीक है जी, कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू, तो क्लोज विद रिस्पेक्ट टू किसके है मैं बता दिया, मल्टीप्लिकेशन, और अगर ऑप्शन में डिवीजन है तो फिर डिवीजन में भी होगा, और अगर बोथ की ऑप्शन है, बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो ऑब्वियसली आपका आंसर फिर बोथ बनेगा। तो ये सारी बातें जो हैं वो हमने बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर की हैं। अब इसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसका लास्ट टॉपिक ग्रुप्स का है, और वो आपका इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक होगा। ग्रुप्स में आप देखिएगा स्टूडेंट्स के जो आप पढ़ के आ चुके हुए हैं, कोई भी सेट ग्रुप बनने के लिए जो उसकी स्टेजेस हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो आप चेक करेंगे एक प्रॉपर्टी जिसको हम अभी पढ़ चुके हैं, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम इसको सबसे पहले देखेंगे ग्रुपॉइड को। तो याद रखें, अगर कोई सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को पोजेस करता है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, मतलब बाइनरी ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, एडिशन का भी, मल्टीप्लिकेशन का भी, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, तो क्लोजर प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा हो, और विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ स्टार यूज कर लेता हूँ, तो फिर उसको आप ग्रुपॉइड कहते हैं। अब जैसे भी आप डिस्कशन में देख रहे थे, मैंने बताया था आपको, नेचुरल नंबर जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी, वो क्लोज थे। तो वो नेचुरल नंबर जो है वो एडिशन में भी ग्रुपॉइड बन जाता है, और मल्टीप्लिकेशन में भी क्या बनेगा, ग्रुपॉइड बनेगा, और इसी तरीके से होल नंबर हैं और बाकी तमाम हैं। नेक्स्ट आप इसमें चेक किया करते हैं सेमी ग्रुप। अब आप देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आप चेक करेंगे, और आप जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं चैप्टर नंबर 1 में भी, और अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टार, जिसमें हम ब्रैकेट चेंज करते थे। अब एक सेट है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे, तो उसको फिर आप सेमी ग्रुप कहेंगे, लेकिन याद रखें सीक्वेंस ठीक होना चाहिए। सबसे पहले क्लोजर, जो क्लोजर को होल्ड करेगा वो ग्रुपॉइड बनेगा, क्लोजर के बाद फिर आप एसोसिएटिव चेक करेंगे, अगर वो एसोसिएटिव को भी होल्ड कर रहा है तो फिर वो सेमी ग्रुप बनता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप चेक करते हैं दैट इज आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी जो पोजेस करेगा विद रिस्पेक्ट टू स्टार, वो क्या बन जाएगा, मोनोइड। अब आइडेंटिटी क्या है, एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट आपने पढ़ा 1, और एडिशन की जो प्रॉपर्टी आइडेंटिटी वो आपको याद है कि a प्लस 0 इज इक्वल्स टू a, और 0 प्लस a इज इक्वल टू a, और मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी आपको याद है आइडेंटिटी में, a मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू a, और 1 मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल टू a। ठीक है जी, तो जिसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अब वो क्या बनेगा, मोनोइड, लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा। और फिर आप लास्ट में चेक करते हैं इसमें जो प्रॉपर्टी वो इनवर्स की है, तो इनवर्स प्रॉपर्टी जिसमें होल्ड करेगी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, स्टूडेंट्स इनवर्स के बाद अब वो बन जाएगा ग्रुप। तो ग्रुप बनने के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करना जरूरी है। अब इनवर्स क्या था, एडिशन में इनवर्स क्या था, आप साइन चेंज करते थे, और मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स के लिए आप उसका रेसिप्रोकल लिया करते थे। फिर इसके अंदर हम ये देख लेते हैं ग्रुप की आगे से टाइप्स हैं। ग्रुप की 2 टाइप्स बनती हैं, एक हम पढ़ते हैं अबिलियन ग्रुप, इसको अबिलियन ग्रुप भी कहते हैं, और आप नोट कर लें
इसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। अब अबिलियन ग्रुप क्या है? जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पोजेस करेगा। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप समझते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई। और इसी तरीके से एक होता है नॉन अबिलियन। अब नॉन अबिलियन ग्रुप को नॉन कम्यूटेटिव भी कहते हैं, और ये वो ग्रुप है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, नॉन कम्यूटेटिव है। तो ये ग्रुप्स की डिटेल है। अब आपको करना ये है, क्वेश्चन कैसे आता है, आपके जो सेट्स हैं, नंबर सिस्टम जो सेट्स आपने पढ़े हुए हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें हम कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से, और इसमें मैं चेक कर रहा हूँ एडिशन को। ये तरीका होता है ग्रुप को लिखने का, ठीक है। ये सेट है और ये बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का। चार चीजें आपने हमेशा चेक करनी है, 4 चेक्स मैंने आपको बता दी हैं ग्रुप बनने के लिए। और जहां पर ये ब्रेक हो जाएगा, आप उस कैटेगरी के मुताबिक उसका नाम रख देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्या नेचुरल नंबर एडिशन में क्लोज्ड है? बिल्कुल है, टिक लगा दिया। क्यों क्लोज है? दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर नेचुरल नंबर ही आता है। दूसरी बात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में की पॉइंट नोट कर लें आप कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन हो या मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन हो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये तमाम सेट्स पे होल्ड करती है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो इन तमाम सेट्स के ऊपर होल्ड करती है। लिहाजा हम इसके ऊपर टाइम नहीं कंज्यूम करते, हम डायरेक्ट करते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई, एडिशन में आ गई है तो टिक लगाएं। अब इसका मतलब कि पहले टिक ने इसको क्या बनाया था? ग्रुपॉइड। सेकंड टिक ने इसको क्या बना दिया? सेमी ग्रुप। तो अभी तक हमें समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेमी ग्रुप है। आगे चलें आइडेंटिटी पे। अब एडिशन का ऑपरेशन ध्यान में रखें कि एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जीरो। क्या जीरो नेचुरल नंबर में प्रेजेंट है? नहीं। तो इसका मतलब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो उसके ऊपर क्या हो गई? फेल, क्रॉस लग गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सेकंड स्टेज पे रुक गया, और सेकंड स्टेज के मुताबिक कहाँ रुका है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर। तो एक्चुअली फिर आप इसको क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? सेमी ग्रुप। अब ये आपने याद रखना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है? सेमी ग्रुप। क्वेश्चन कैसे आता है? इसी तरह ही आता है। वो आपको कहेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज ऑप्शन ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप आपका आंसर होना चाहिए। इसी तरह अगर आप नेचुरल नंबर्स को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैं आपको बता चुका हूं, दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेचुरल नंबर ही आएगा, टिक लग गया। एसोसिएटिव के बारे में मैंने आपसे कहा हमेशा ही टिक लगेगा। आइडेंटिटी पे आए। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1। और क्या 1 नेचुरल नंबर में है? बिल्कुल है, टिक एक और लग गया। और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स। अब इनवर्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स कैसे लेते हैं? रेसिप्रोकल्स। जब आप किसी भी नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, और जो फ्रैक्शन बनता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है इसके ऊपर लग जाएगा क्रॉस। तो क्या समझ में आई कि ये थर्ड स्टेप तक चल रहा है, यहां तक चल रहा है। तो दिस मीन्स कि आप इसको डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि एक्चुअली ये मोनोइड है। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मोनोइड है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपने इसको सेमी ग्रुप का है। फिर इसी तरीके से आप होल नंबर को करें, इंटीजर्स को करें, रैशनल नंबर्स को करें, रियल नंबर देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर देखें। फॉर इंस्टेंस अभी मैं इंटीजर्स की बात करने लगा हूं, हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आप दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा, तो सबसे पहले टिक लग गया। फिर एसोसिएटिव का भी टिक लग गया। आइडेंटिटी, एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है, वो इंटीजर्स में होता है, तो टिक और टिक लग गया। और द नेक्स्ट वन इज इनवर्स। अब एडिशन में इनवर्स कैसे लेते हैं? साइन चेंज करते हैं। जब आप साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव करेंगे, तो देखिए इंटीजर्स में नेगेटिव भी होते हैं, मतलब इंटीजर्स में 2 का जो एडिटिव इनवर्स है -2 वो भी है। इसी तरीके से 3 का एडिटिव इनवर्स -3 वो भी इंटीजर्स के अंदर है, तो इंटीजर्स में नेगेटिव भी होते हैं। तो एक और टिक लग गया। अब आप देखें चारों टिक यहाँ लग गए हैं। तो फाइनली आपको पता होना चाहिए कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन भी याद रखना है, ये ग्रुप है।
और फिर फर्दर आप देख लें कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी इस पे होल्ड करती है इंटीजर्स में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ग्रुप तो है, और ग्रुप के अंदर ग्रुप भी कौन सा बनेगा, ये अबेलियन ग्रुप बनेगा, राइट। इसी तरह अगर आप इंटीजर्स को मल्टीप्लिकेशन में देखें तो मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट्स फिर से वही चेक हैं। सबसे पहले ये क्लोज्ड है, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो वहां से इंटीजर ही आएगा, एसोसिएटिव भी है। आइडेंटिटी थर्ड प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, वो इंटीजर्स में बिल्कुल होता है। और लास्ट फोर्थ इनवर्स, जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो रेसिप्रोकल लेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, इंटीजर्स में फ्रैक्शन नहीं होते, यहाँ लगेगा क्रॉस, और आपको समझ में आएगी कि इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन में मोनोइड हैं लेकिन एडिशन में वो क्या बनते हैं, ग्रुप बनते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं करने लगा हूं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू पहले एडिशन करते हैं। रैशनल नंबर आप जानते हैं जो फ्रैक्शंस में लिखे जाते हैं। अब इसमें दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें तो आंसर रैशनल नंबर आएगा, एसोसिएटिव भी होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 भी है, और इनवर्स आप लें, साइन चेंज कर लें तो रैशनल नंबर में नेगेटिव भी होते हैं, तो फिर ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। सो दिस इज अ ग्रुप। और अगेन इसमें भी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है बिल्कुल, तो ग्रुप भी किस किस्म का होगा, ये ऑब्वियसली एबिलियन ग्रुप है। लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप सबसे पहले दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर रैशनल नंबर ही आता है, टिक लग गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होगी, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 वो भी होगा, और द फोर्थ वन इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स के लिए आप रेसिप्रोकल्स लेते हैं, रेसिप्रोकल लेंगे फ्रैक्शंस बनते हैं। अब रैशनल नंबर में सारी फ्रैक्शन होते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का जो इनवर्स है वो फिर भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैंने क्रॉस लगा दिया, हालांकि फ्रैक्शन है इसके अंदर। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि रैशनल नंबर्स के अंदर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर जीरो भी होता है, जीरो भी एक रैशनल नंबर है। जब आप जीरो का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो बनेगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो एक भी एलिमेंट के ऊपर अगर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही स्टूडेंट्स, तो पूरे सेट के ऊपर वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। अब जीरो की वजह से, क्योंकि जीरो का इनवर्स नहीं है, तो पूरे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। जीरो को निकाल देंगे फिर कर जाएगी, लेकिन जनरली इस तरह से ये नहीं कर रही जीरो की वजह से। तो फिर यहाँ पर अगेन आप इसमें नोट करें, ये ग्रुप नहीं बनेगा, इनफैक्ट ये मोनोइड है। ग्रुप ये एडिशन में ही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बेसिकली इसने मोनोइड बनना है। फिर हम फाइनली डिस्कस कर लेते हैं रियल नंबर्स को, और रियल नंबर्स की स्टोरी भी आप देख लें कि रियल नंबर्स को जब आप एडिशन में देखेंगे तो क्लोज्ड भी हैं, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है, तो ग्रुप बनता है, और चूंकि कम्यूटेटिव भी है तो फिर अबिलियन ग्रुप। लेकिन जब आप रियल नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन में जाके चेक करते हैं तो अगेन इसमें मल्टीप्लिकेशन में ये क्लोज भी है, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी भी है, लेकिन इसमें भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि रियल नंबर में भी जीरो है। तो जीरो की वजह से आप जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो नहीं एग्जिस्ट करेगा। सो अगेन रियल नंबर भी जो है वो मोनोइड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पॉइंट आप नोट कर लें, कोई भी सेट एक ही वक्त में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप नहीं बन सकता। यहां पर भी आप देख रहे हैं, जो एडिशन में ग्रुप है वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं हो सकता, जो मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप है वो एडिशन में नहीं हो सकता। उसकी वजह असल में क्या है, जीरो। जब जीरो होता है तो फिर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि फिर उसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। और जब जीरो नहीं होता तो फिर एडिशन में ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि जीरो जो है वो एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो फिर वो ग्रुप नहीं बन सकता। तो कोई सेट ऐसा नहीं है, इस पॉइंट को आपने नोट कर लेना है। इसी तरीके से आप फर्दर प्रैक्टिस करें, आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखें, इवन नंबर्स को देखें, ऑड नंबर्स को देखें, होल नंबर्स को देखें, मैक्सिमम मैंने आपको बता दी है। और ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ही पूछी जाएगी इसके अंदर। फिर इसमें आप देखें कि अगर मैं रियल नंबर के सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं r-0 और इसको मल्टीप्लिकेशन में लेकर जाऊं, पहली बात तो ये नोट कर लें, ये रियल नंबर का सेट नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो निकाल दिए मैंने, कंप्लीट नहीं है। अब जब आप जीरो निकाल देंगे तो फिर इस पे 4 टिक्स लगा दें, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, अब ये ग्रुप बन जाएगा। अब ये ग्रुप बनेगा और ऑब्वियसली अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। और इसी तरह अगर आप रैशनल नंबर जो पहले पढ़ रहे थे, रैशनल नंबर्स में भी अगर आप जीरो को निकाल दें तो अब ये मल्टीप्लिकेशन में 4 टिक्स लेगा और इसमें ये ग्रुप बन जाएगा। लेकिन आप कंफ्यूज मत हो, रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मोनोइड है। ये जो बता रहा हूं ये रियल नंबर नहीं है,
ये रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर मोनोइड है। ये जो ग्रुप बना रहा हूँ ये रियल नंबर में से जीरो को निकाल रहा हूँ, एक्सेप्ट जीरो कर रहा हूँ। जब आप जीरो को निकाल देंगे फिर ये रियल नंबर का कंप्लीट सेट तो नहीं है, जो कंप्लीट है वो मोनोइड ही आपने आंसर करना है। ये स्पेशल केसेस हैं, अगर ये आ जाए तो फिर ये ग्रुप बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आप कुछ रिजल्ट्स मैं आपको और बता दूं, उसको भी आप नोट कर लें। याद रखें पावर सेट, किसी भी सेट एस का जो पावर सेट है वो यूनियन के बाइनरी ऑपरेशन में हमेशा मोनोइड बनता है। ये बातें आपकी याद रखने वाली, मोनोइड बनता है यूनियन के अंदर। और अब ये मोनोइड है, और इसी तरीके से जो पावर सेट है किसी भी सेट का वो विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन अगर आप देखें तो ये भी मोनोइड बनता है, इसको भी आपने याद रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए इसके बारे में तो आप बता सकें ये मोनोइड है असल में। फिर आप इसमें देखें एक लॉ आप पढ़ते हैं ए बी होल इनवर्स। अगर आप ए बी का होल इनवर्स लेंगे तो उसको रिवर्स लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स यूं करके। और इसमें जरूरी ये है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू अ ग्रुप। अभी जो ए और बी आप देख रहे हैं ये किसी ग्रुप के एलिमेंट है, उसको बिलोंग कर रहे हैं, एक ऐसे सेट को बिलोंग कर रहे हैं जो ग्रुप। अगर ये ग्रुप के एलिमेंट नहीं तो फिर इसके लिए जरूरी नहीं है। अब ये ग्रुप के एलिमेंट है तो इसलिए आप इसमें कहते हैं, और इसको आप याद रखेंगे ये रिवर्सल लॉ होता है, रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सिस कहते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे रिवर्सल ऑफ इनवर्सिस पूछें तो फिर आपने ये आंसर करना है। इसी तरीके से आप याद रखें कि ये जो इक्वेशंस होती हैं ग्रुप्स के अंदर, लाइक वी आर हैविंग ए स्टार एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो याद रखें जब इसको ओपन करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये यूं लिखी जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी, ये इसका सोल्यूशन है। ए को यहाँ लेके जाएंगे और इन्वर्स करेंगे। लेकिन अगर इक्वेशन आपको इस फॉर्म में नजर आ जाए जो उसकी सेकेंड फॉर्म है, दैट इज समथिंग एक्स स्टार ए इज इक्वल्स टू बी, अगर ये वाली फॉर्म बनी है तो फिर इसको याद रखें आप, इसका जो सोल्यूशन है वो इस तरह से बनता है कि x इज इक्वल्स टू बी स्टार ए इनवर्स। तो इसको मिक्स नहीं करना आपने, यहाँ ए पहले लिखा हुआ था, जब इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे इनवर्स बनाएंगे तो पहले लिखा जाएगा, प्री कहते हैं इसको, प्री मल्टीप्लायर। और यहाँ पर ए जो है वो x के बाद लिखा हुआ है, तो जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये b के बाद लिखा जाएगा, इसको पोस्ट कहते हैं, पोस्ट मल्टीप्लायर है तो इनवर्स भी पोस्ट के अंदर बन रहा है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। और एक लास्ट में जो पॉइंट आप जरूर याद रखें इसके बारे में वो ये कि अभी तक इस पूरे डिस्कशन के अंदर आपने देखा है कि हमने अबिलियन ग्रुप तो जरूर देखा है, नॉन अबिलियन हमें जो है वो नहीं नजर आया। तो नॉन अबिलियन की एक एग्जांपल है जो आपके कोर्स में भी है, वही देने लगा हूँ, उसको खास तौर पे याद रखें कि वो क्या एग्जांपल है। अगर आपसे पूछी जाए तो इसको बेशक आप नोट में लिख लें कि मैट्रिसेस के अंदर से आपको एग्जांपल मिलती है नॉन अबिलियन की, कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, बुक ने ऑर्डर 2x2 का हुआ है, आप कोई भी ऑर्डर ले लेंगे स्क्वायर होना चाहिए, 3x3 4x4, ये नॉन अबिलियन ग्रुप बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, तो इसको आप नोट में लिख लें कि ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब मैं इसमें किसी ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर इसमें आप 2x2 3x3 4x4 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, और मैंने नॉन सिंगुलर लिखा है तो ये स्क्वायर हैं सारे। ठीक है जी, नॉन सिंगुलर, बेशक आप यहाँ पॉइंट ऐड कर लें, नॉन ऑल नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस आर नॉन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, और उसकी वजह आपको पता है कि मैट्रिसेस के अंदर जनरली आप जानते ही हैं, मैट्रिसेस के अंदर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, तो इसकी रीजन बनती है। तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस की, नॉन अबिलियन ग्रुप बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा कोई एग्जांपल आपको देना मुश्किल होगी, तो इसको जरूर याद रखें। और ये तमाम चीज़ें जो आपने देखी हैं बेसिकली ये ग्रुप्स में से हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है, क्वेश्चन आते ज़रूर हैं, इसलिए आपने इन्फॉर्मेशन को याद रखना है, प्रैक्टिस करना है और टिक लगा के चेक कर लिया करें। तो ये थे ग्रुप्स।